हाँ। गुड इवनिंग। हाँ, नहीं, किसी को भी नहीं है। जो भी विदेशों में रहता है, किसी को भी भारतीय शेयर बाजार में पी नोट्स का उपयोग करके निवेश की अनुमति नहीं है। हमने क्या लिखा, अब आगे इसमें लिखिए विदेशी निवेश के मार्ग। यही आपने कल हेडिंग डाल के छोड़ा हुआ है, और उसमें लिख दीजिए ऑटोमेटिक रूट, स्व अनुमोदित मार्ग। अर्थात विदेशी कंपनी द्वारा भारत में निवेश के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं। जब ऐसे मामले होंगे तो उसको कहा जाता है ऑटोमेटिक रूट से विदेशी निवेश आना। क्योंकि विदेशी मुद्रा उसमें इन्वॉल्व होता है, तो केवल आरबीआई को इसकी सूचना देनी होती है। ठीक है, आवश्यकता नहीं। विदेशी मुद्रा शामिल होने के कारण, उसमें लिख दीजिए विदेशी मुद्रा शामिल होने के कारण केवल आरबीआई को सूचित करना आवश्यक। केवल आरबीआई को सूचित करना आवश्यक। बस इतना ही है। एक दूसरा लिखिए, सेकंड, सरकारी मार्ग, या उसको बोलते हैं गवर्नमेंट रूट, सरकारी मार्ग। क्या लिखेंगे? सरकारी मार्ग से लिखिए गवर्नमेंट रूट। और गवर्नमेंट रूट में एक है एफआईपीबी की अनुमति से, एफआईपीबी का मतलब हुआ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड,
फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड स्थापना हुई थी 1992 में, और नाम से ही क्लियर है कि विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। इसका दो काम था, विदेशी निवेश की अनुमति और सेकंड काम था विदेशी निवेश को बढ़ाना, और अनुमति में था 3,000 करोड़ रुपया तक का निवेश, 3,000 करोड़ रुपए तक का निवेश। ठीक है, इसमें नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और उसमें 3,000 करोड़ रुपए तक का निवेश, और इसी में आगे लिख दीजिए, आगे नोट कर लीजिए कि 2017 में इसे समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया, उसी में आगे लिख दीजिए इन 2017 में इसे समाप्त कर दिया गया। अब हमसे भी अगर आपको एग्जाम में, मेंस में पता चला कि 3 घंटे में 4,000 वर्ड लिखना है, और यहां पे मैं इतना आराम आराम से बोर्ड पे लिख रहा हूं, बोल भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं, उसके बाद भी आप कॉपी में अगर इसको नहीं उतार पा रहे हैं तो मेरे में कमी ढूंढने के बदले अपने में कमी ढूंढिए। मैंने कुछ भी जो बोल रहा, जो लिखना है वो सब लिख रहा हूं बोर्ड पर, और मेरे इतने मार्कर से लिखने के, मैं एक तरह से कहा जाए इतना स्लो लिख रहा हूं, उसके बाद भी नहीं तो बताइए, तो फिर अब आराम से बैठ जाते हैं, तो बैठ जाते हैं, तो उसके बाद बहुत बहुत चलिए, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, धीमी गति के समाचार। अच्छा, मैं ही बहुत तेज लिख लेता हूं बोर्ड पर। अच्छा, चलिए ठीक है, मैं कमेंट को थोड़ी देर के लिए बंद करता हूं। कमेंट को बंद कर दिया। अब थोड़ी देर कमेंट नहीं देखते हैं, सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो क्या होता था, हमने कहा कि भारत में कोई विदेशी कंपनी अगर निवेश करना चाहे तो उसको निवेश करने के 3 रास्ते थे। एक है कि ऐसे मामले जिसमें जैसे सैमसंग पहले से ही यहां काम कर रहा है, सुजुकी पहले से ही काम कर रहा है, ठीक है, एलजी पहले से ही काम कर रहा है, ओप्पो पहले से ही उसकी कंपनी काम कर रही है, ऐसी कंपनियां जो पहले से काम कर रही है और वो अब और अतिरिक्त पैसे अगर बाहर से लेके आना चाहें, ठीक है, तो ऐसे अतिरिक्त पैसे लाने के लिए आपको कहीं से कोई अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड टू गेट अप्रूवल ऑफ, ठीक है, आप सीधे सीधे पैसा लेके आ सकते हैं। वोडाफोन अगर पैसा बाहर से लेके आना चाहे तो लेके आ सकता है। तो ऐसे निवेश को ऑटोमेटिक अप्रूवल में कहा जाएगा, ठीक है। दूसरा एक होता था FIPB का, 1992 में स्थापित किया गया था और इसका नाम ही है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड इसका नाम था। और विदेशी निवेश संवर्धन और प्लस साथ में विदेशी निवेश की अनुमति, 2 इसके काम होते थे। लेकिन कहा जाता है कि ये जो FIPB है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, तो ये जो बोर्ड होता था जिसके द्वारा अनुमति दी जाती थी, वो सारे के सारे महाभ्रष्ट थे। और महाभ्रष्ट होने के कारण वो क्या करते थे कि विदेशों से जो निवेश आता था उस निवेश को अनुमति देने के लिए माना जाता था कि बड़े पैमाने पर रिश्वत लेते थे और बाधा भी खड़ी करते थे, ठीक है।
और पता चला कि ऐसा माना जाता था, ऐसा आरोप लगता है कि सुविधाएं कम और बाधाएं अधिक उत्पन्न करते थे। और इस बात को ध्यान में रखते हुए FIPB को 2017 में सरकार ने भंग कर दिया, ठीक है। और अदरवाइज ये 3,000, पहले 1,200 करोड़ रुपए तक का निवेश की अनुमति ये देते थे, बाद में इसको बढ़ा करके 3,000 करोड़ रुपया कर दिया गया, लेकिन फिर सरकार ने 2017 में इसे भंग कर दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर सेकंड यहां पे लिख दीजिए, सेकंड CCEA द्वारा अनुमोदन, अप्रूवल बाई CCEA, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, CCEA द्वारा अनुमोदन। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। और इसमें लिख दीजिए, इसके द्वारा 5,000, वर्तमान में लिख दीजिए, वर्तमान में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का करोड़ रुपए से अधिक का निवेश अनुमोदन, ₹5,000 करोड़ से अधिक का निवेश अनुमोदन इसके द्वारा किया जाता है। रुपए से कम, और सेकंड CCEA द्वारा अनुमोदन 5,000 करोड़ रुपए से अधिक। तो वर्तमान में ये स्थिति है, कोई विदेशी कंपनी भारत में निवेश करना चाहे तो उसकी ये स्थिति है, ध्यान रखिएगा। वीडियो रुक रहा है, वीडियो रुक रहा है। चलिए, यहां से कोई दिक्कत नहीं है क्लास रुकने का। मैंने कंप्यूटर पे देखा तो यहां से कोई दिक्कत नहीं है, यहां से बिल्कुल 100% ग्रीन है, ठीक है। अब आगे नोट करिए, आगे इसके अलावा कुछ लिखिए, उसी में आगे लिख दीजिए, भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी शेयर बाजारों के माध्यम से भी निवेश प्राप्त किया जाता है। इंडियन कंपनी आल्सो टेक इन्वेस्टमेंट थ्रू फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी शेयर बाजारों के माध्यम से भी निवेश प्राप्त किया जाता है, और यह दो प्रकार का होता है, एक ADR और सेकंड GDR, अमेरिकन डिपोजिटरी
रिसिप्ट्स ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, इंग्लिश में लिख दीजिए अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। और लिखिए एडीआर तब कहा जाएगा एडीआर तब जब किसी भारतीय कंपनी द्वारा अमेरिकी शेयर बाजार से के माध्यम से निवेश प्राप्त करना और इसमें जाएंगे तो इन्फोसिस ऐसी पहली कंपनी थी जिसके द्वारा इन्फोसिस पहली कंपनी थी जिसके द्वारा एडीआर का उपयोग किया गया। मतलब इन्फोसिस के द्वारा अमेरिकी शेयर बाजार में के माध्यम से निवेश प्राप्त किया गया। ठीक है, जब किसी भारतीय कंपनी द्वारा अमेरिकी शेयर बाजार के माध्यम से निवेश प्राप्त किया जाएगा, जैसे अभी भारत में ही है, मान लीजिए अभी कई सारी कंपनियों का आईपीओ आया था, वो उस तरह से भारत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से आईपीओ जारी करते हैं, लोगों से निवेश प्राप्त करके अपना काम करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से जाएंगे तो जब भारतीय कंपनी किसी अमेरिकी शेयर बाजार में अपना शेयर जारी करके लोगों से पैसे प्राप्त करके, अमेरिकी लोगों से पैसे प्राप्त करके और पैसे लेके भारत में आती हैं, तो ऐसी स्थिति को एडीआर कहा जाता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, और जब किसी भारतीय कंपनी द्वारा, और जीडीआर में क्या होता है, जब भारतीय कंपनी द्वारा अमेरिकी शेयर बाजार के अलावा विश्व के अन्य शेयर बाजारों से बाजारों के माध्यम से निवेश प्राप्त किया जाता है। बाजारों के माध्यम से निवेश प्राप्त किया जाता है। जब किसी भारतीय कंपनी द्वारा अमेरिकी शेयर बाजारों के अलावा विश्व के अन्य शेयर बाजारों के माध्यम से निवेश प्राप्त किया जाता है। और इसमें है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पहली कंपनी भारतीय कंपनी जिसके द्वारा जीडीआर यूज किया गया। जीडीआर का उपयोग किया गया। उसी में एक लिख दीजिए आईडीआर या बीएचडीआर, इंडियन या भारत डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, इंडियन या भारत डिपॉजिटरी रिसिप्ट। और उसमें है कि जब किसी विदेशी कंपनी द्वारा
द्वारा भारतीय शेयर बाजार से बाजार के माध्यम से, कॉपी में लिखते जाइए, एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो कि नहीं समझ में आने वाला है। अगर दिमाग में कुछ खुरेचने की कोशिश अगर नहीं करेंगे तो बातें बिल्कुल समझ में आ रही हैं। भारतीय शेयर बाजार के माध्यम से निवेश की, और हमने उसको स्क्रीन ऑफ कर रखा है इसलिए मुझे दिख भी नहीं रहा है कि आप क्या पूछ रहे हैं। निवेश प्राप्त की जाती है, माध्यम से निवेश प्राप्त किया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको आईडीआर बोलते हैं या बीएसडीआर बोलते हैं। जब भारतीय कंपनी विदेशी शेयर बाजारों से, तो उसको एडीआर और जीडीआर बोलते हैं। और जब विदेशी कंपनी भारतीय शेयर बाजार से, शेयर बाजार के माध्यम से निवेश प्राप्त करता है, तो उसको आपने देखा आईडीआर या बीएसडीआर। अच्छा, जब भारतीय कंपनी विदेशी शेयर बाजारों से, तो एडीआर जीडीआर कहा जाता है। और जब विदेशी कंपनी भारतीय शेयर बाजारों के माध्यम से निवेश प्राप्त करे तो उसको आईडीआर या बीएसडीआर कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। और इसी में लिखिए निवेश को ठीक है, लिखिए, उसी में लिखिए हेडिंग 1, निवेश को बढ़ावा देने के उपाय है। देने के उपाय। अब देखो, मैं जितना जानता हूं उतना ही बता रहा हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं जानता हूं, इसलिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। मुझे इतना ही, जितना मैं जानता हूं उतना ही जानकार मान करके जो दे रहा हूं उतना ले लीजिए। ठीक है, तो मैं इतना ही जानता हूं, इससे ज्यादा नहीं जानता हूं। निवेश को बढ़ावा देने के लिए उपाय, और उपाय में जैसे देखो क्या क्या उपाय किया जाता है। जैसे भारत है तो 1991 के बाद हमने एलपीजी की शुरुआत करी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण। जैसे जो प्रतिबंध थे, बहुत सारे कानून थे, लाइसेंस की जरूरत थी, सबको खत्म किया गया, तो उसको बोलते हैं उदारीकरण। निजीकरण, निजी कंपनियों को निवेश की अनुमति दी गई। ग्लोबलाइजेशन, भारतीय अर्थव्यवस्था को शेष विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया और शेष विश्व की अर्थव्यवस्था को भारतीय अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया, जिससे कि निवेश भारत से बाहर जा सके और बाहर से निवेश अंदर आ सके, भारत के सामान बाहर जा सके और बाहर के सामान अंदर आ सके, भारत का तकनीक बाहर जा सके, अंदर बाहर का तकनीक भारत आ सके। इसको 1991 में इसके लिए शुरुआत की गई थी, उदारीकरण की प्रक्रिया। और उस उदारीकरण की प्रक्रिया में निश्चित रूप से आए दिन कुछ ना कुछ उपाय ऐसे किए जाते हैं जिससे भारत में निवेश बढ़े। ठीक है, और उसमें लेटेस्ट जो प्रपोजल है वो यही है कि जो पेंशन क्षेत्र है, कल जैसे बताया था कि कल के न्यूज में छपा था कि पेंशन प्रबंधन में विदेशी निवेश की सीमा जो 49% है उसको बढ़ा के 74% करना। ठीक है, तो ये चीज बढ़ावा देने के उपाय। और उस उपाय में लिख दीजिए कुछ कुछ, एक लिख दीजिए बीपा, एक है बीपा, दूसरा है डीटीए जैसे समझौते होते हैं, तीसरा है बीपा है, डीटीए है, उसके बाद एक और है, उसके अलावा जाएंगे तो एलपीजी को या आर्थिक सुधारों को, निवेश की सीमा को बढ़ाना, और अगला है अन्य आर्थिक सुधार, अन्य आर्थिक सुधार। तो बीपा का मतलब हुआ बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एग्रीमेंट।
द्विपक्षीय निवेश संवर्धन समझौता। द्विपक्षीय निवेश संवर्धन समझौता माने ये दो देशों, अब तक कुल देखेंगे तो कुल कितने देशों के साथ बीपा साइन हुआ है, इसका पहले बीपा का फुल फॉर्म लिख दीजिए। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एग्रीमेंट, द्विपक्षीय निवेश संवर्धन समझौता। जैसे भारत और ठीक है, इसमें लिखिए बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एग्रीमेंट, द्विपक्षीय निवेश संवर्धन समझौता। जब लिखना हो जाए तो बता लिखना हो जाए तो अच्छा लिखना हो गया, चलिए ठीक है, लिखना हो गया तो आप हम्म,
बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी इंडिया का कितने देशों से है? लिख दीजिए 84 कंट्रीज है। अगर चेंज होगा तो चेंज करवा देंगे। 84 कंट्रीज। एटी 84 लिख दीजिए। ठीक है, संख्या टोटल लिख दीजिए 84। और उसके बाद लिख दीजिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, दोहरा कराधान वंचन समझौता। दोहरा कराधान वंचन समझौता, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। और इसमें लिख दीजिए कि भारत द्वारा, लिखा गया हो तो आगे बढ़ें। डीटीए में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, दोहरा कराधान वंचन समझौता। अगर लिख लिए हो तो आगे बढ़ें। अच्छा, और उसमें लिख दीजिए डीटीए में कुल 80 देशों के साथ यह समझौता है। और इस समझौते में क्या होता है? इस समझौते में भागीदार देश से आने वाले निवेश से होने वाले लाभ पर केवल
एक देश द्वारा ही कर लगाया जाता है। एक देश द्वारा ही कर लगाया जाता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। इस समझौते में भागीदार देश से आने वाले निवेश से होने वाले लाभ पर केवल एक देश द्वारा ही कर लगाया जाता है। और इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे मान लो इंडिया है, तो ये इंडिया है, और अगर उसने मॉरिशस के साथ अगर दोनों देशों में डीटीए अगर हस्ताक्षर किया हुआ है दोनों देशों में, तो मॉरिशस से कोई निवेश अगर भारत में आया तो उस निवेश से जो भी लाभ होगा उस पर मॉरिशस द्वारा टैक्स लगाया जाएगा, भारत द्वारा टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या होता है कि भाई मॉरिशस अपने यहां से निवेश भारत में प्रोत्साहित करे। ठीक है, तो भारत को क्या लाभ हुआ? जो भारत को निवेश प्राप्त हुआ और उस निवेश से जो आर्थिक क्रियाएं होंगी, जो उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा। ठीक है, रोजगार मिलेगा, उन जो रोजगार करेंगे उनके द्वारा इनकम टैक्स दिया जाएगा। जो कंपनी जो वहां पे जो निवेश भारत में हुआ, उस निवेश कच्चे माल बड़े पैमाने पे जो कच्चा माल निर्माण करने वाला है, उत्पादन करने वाला है, उसको जो प्रॉफिट होगा उस पे टैक्स भारत सरकार को मिलेगा। बस एक जगह पे केवल ये जो इन्वेस्टमेंट आया है उस कंपनी को जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट पर भारत सरकार टैक्स न लेकर के मॉरिशस सरकार टैक्स लेगी। क्यों? क्योंकि इससे मॉरिशस के द्वारा भारत में निवेश पर लाभ मॉरिशस को मिल रहा है, तो मॉरिशस द्वारा अधिक से अधिक भारत में निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। ये इसका, ठीक है, ये इसका एक डीटी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का ये उद्देश्य होता है। और फिर उसके बाद आता है, नेक्स्ट लिख लीजिए, लिख लिए तो इसको लिख लिए तो फिर से इसको वो कर लीजिए। फिर देखिए अन्य सुधार, एक था ना अन्य निवेश सीमा को बढ़ाना, इसमें लिख दीजिए। एक तीसरा था थर्ड, निवेश सीमा को बढ़ाना। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, जैसे पेंशन प्रबंधन में निवेश सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रस्ताव है। उसी तरह से बीमा क्षेत्र में निवेश को 26% से बढ़ाकर 49% कर दिया गया है। ठीक है, 49% कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से निवेश सीमा को बढ़ाने से भी विदेशी निवेश बढ़ जाता है। और एक चौथा लिखिए, फोर्थ, इसको नोट कर लीजिए। चौथा लिख लीजिए, चौथे में क्या है? चौथे में था अन्य सुधार।
अन्य सुधार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कदम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कदम, अर्थात भारत में क्या है, जैसे कोई विदेशी निवेशक भारत में आकर के निवेश करना चाहता है तो उसके निवेश में जो अनुमोदन की प्रक्रिया है, जो अप्रूवल का प्रोसीजर है, उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देना। और विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट में 2014 में भारत का स्थान 142वां था, जो अब घट के 63rd हो गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अब बड़ी अर्थव्यवस्था, छोटी छोटी अर्थव्यवस्था की बात ना करें, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मामले में भारत का यह सुधार अच्छा माना जाएगा। ठीक है, अर्थात इसमें कद के लिए कदम, अर्थात इसमें क्या किया जाएगा, अर्थात विदेशी निवेश अनुमोदन, निवेश अनुमोदन की प्रक्रिया को सरल करना, इसका मतलब हुआ। और विश्व बैंक की रिपोर्ट में भारत का स्थान 63rd है। भारत का स्थान 63rd है। और इनके अलावा लिख दीजिए एकल खिड़की अनुमोदन, खिड़की अनुमोदन, सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए, एकल खिड़की के लिए ऑनलाइन ई बिजनेस पोर्टल की शुरुआत, किया गया है। एक ही जगह पे ऑनलाइन आप उसमें इंटर कर जाइए और इंटर करके फिर उसके बाद आप उसमें हेलो, कहां से कमल जी एकदम से रट लगाए पड़े हैं, एकदम पकड़ लिए। अब इसके बाद पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिएगा, हैं? इसके बाद पढ़ना लिखना है कि नहीं, कि बस केवल इकोनॉमिक यही रटते रहिएगा लेकर के अभी अगले 1 घंटे तक। इकोनॉमिक सर्वे का जगह आएगा ना, इकोनॉमिक सर्वे का जहां जगह आएगा वहां पर, जहां पे जगह इकोनॉमिक सर्वे का, एग्रीकल्चर करेंगे, इंडस्ट्री करेंगे, तो जहां पे जगह आएगा वहां पे उसको करा देंगे। आप रटिए मत इस बात को, अपना टाइम खराब करते हैं। जो हम पढ़ा रहे हैं वो समझ में आएगा नहीं, फिर दो लाइन बाद फिर पूछिएगा कि चीजों को रिपीट करवाइएगा। 49% से 74% करने से संबंधित जो कंपनी होती है वो तकनीक, उसका चूंकि प्रबंधन पर नियंत्रण हो जाता है, और प्रबंधन पर नियंत्रण हो जाता है तो फिर प्रबंधन पर नियंत्रण हो जाता है उसका, तो वो अब नई नई तकनीक, एक तरह से मुख्य रूप से वो कंपनी उसी का हो गया, और उसी का हो गया तो वो आधुनिक तकनीक भी बाहर से लेके आएगा। लिखिए लिखिए, नहीं ठीक है, तो मैं वही बोल रहा हूं ना कि फिर आप ठीक है जोधपुर में पढ़े हैं, लेकिन पढ़िए तो उसमें तो जहां जहां जरूरत, जहां जैसे एग्रीकल्चर जब होगा
तो वहां इकोनॉमिक सर्वे की जरूरत पड़ेगी। इंडस्ट्री जहां होगा वहां एग्रीकल्चर की, जब गरीबी बेरोजगारी है तो वहां इकोनॉमिक सर्वे की जरूरत है। अदरवाइज इकोनॉमिक सर्वे अपने आप में आपके काम का, आप तो एग्जाम की जरूरत के अनुसार ना वहां से चीजों को लेंगे। वो रेफरेंस बुक है, वो टेक्स्ट बुक नहीं है इकोनॉमिक सर्वे चाहे बजट। इकोनॉमिक सर्वे बजट हमारे लिए नहीं छापा जाता है भारत सरकार वित्त मंत्रालय के द्वारा कि आईएएस की तैयारी करने वाले लोग उसको उठा उठा के पढ़ें, उसके लिए नहीं होता है। वो हमारा सिलेबस है और सिलेबस में हमारे टॉपिक है। उस टॉपिक के लिए जब हम कंटेंट बनाते हैं तो उस कंटेंट के दौरान हमें उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वहां से जितना हमारे सिलेबस के, हमारे कंटेंट के लिए जरूरत हो उतना हम चीजों को उठा लेंगे। हाँ चलिए, क्वेश्चन पूछे। बड़ी सारे क्वेश्चन लोगों के पास हो गया है, रिपीट तो नहीं करेंगे हम। कोई भी चीज जो हम समझा चुके हैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। आप कुछ और उससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो उसको बताइए। ई बिजनेस पोर्टल सबके लिए है, विदेशों के लिए भी है, घरेलू के लिए भी है, दोनों के लिए है। देखिए इसमें आप जाएंगे तो इसमें, क्योंकि आप मैसेज, बहुत सारे लोग हैं जो मैसेज केवल टाइप करते रहते हैं और बाद में सब क्वेश्चन उठा उठा के पूछते रहते हैं, वो इसी चीज को रिपीट करने के लिए बोलते रहते हैं। वो रिपीट तो हम नहीं करेंगे। हमारा वो हो जाता है, कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है। यहाँ क्लास में हम आके सोच के आते हैं कि भाई हम उसको ढंग से सब जितनी जरूरत की चीजें हैं, नई पुरानी सब बातों को बताएंगे। यहाँ आकर के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कंसंट्रेशन ब्रेक कर देते हैं। मूड कहा जाए पढ़ाने का जो, अब हम लोग सीनियर हैं, अब 48-49 साल एज है। अब 48-49 साल की एज में इस तरह से बेइज्जती कराने के लिए आदमी आएगा पढ़ाने के लिए, इससे अच्छा। लेकिन अब कमिटमेंट हमने कर दिया है, बीच में सिलेबस छोड़ना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए पढ़ा दे रहे हैं। नहीं तो किसी भी दिन ड्रॉप कर जाएंगे, छोड़ देंगे, नहीं पढ़ाएंगे फिर, क्योंकि बहुत खराब है। अब इस एज में आकर के इस तरह से आपका एज हमारे से आधा होगा, बहुत कम आपका एज होगा, फिर भी आप जो सो लिखते रहते हो कमेंट में। और हम लोग एसएससी वाले टीचर हैं ही नहीं ना, हम लोग तो आईएएस में हमेशा जीवन भर आईएएस में पढ़ाए हैं और आईएएस पीसीएस के लिए पढ़ाए हैं। और आप में जो लोग एसएससी वाले हैं उनको कोई संस्कार ही नहीं है। हमें लग रहा है मदर फादर ने जो संस्कार दिया ना, जो सो लिखते रहते हैं। सामने पड़ जाए, अभी ऑफिस में बैठे हुए सामने पड़ जाए तो 20 मिनट आधा घंटा इंतजार करेंगे तो भीतर 2 मिनट की एंट्री मिलेंगी, 2 मिनट के लिए। क्लास में, ऑफलाइन क्लास में रहे, मुंह नहीं खुले, एक सेंटेंस नहीं पूछ सकते हैं। और ऑनलाइन में चूंकि अब राजा हैं आप, ऑनलाइन में राजा हैं, जो मर्जी सो, जो उठपटांग जो मर्जी सो पूछते रहते हैं, लिखते रहते हैं। गड़बड़ हो जाता है। हम इतना सुलझा के पढ़ाते हैं कि एक एक चीज केवल हमारी बात को केवल कोई सुनते रहे, लिखते रहे, मोबाइल सामने रख करके और कॉपी पर केवल पढ़ते लिखते सुनते रहे लिखते रहे और आगे बढ़ते रहे। ठीक है, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, खूब सुंदर एक कॉपी बन जाएगा, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन सब खिचड़ी बना देते हैं, सब हमारा भी कंसंट्रेशन ब्रेक करा देते हैं, अपना भी सब इधर उधर लिखते रहने से सब इकोनॉमी सही है और इकोनॉमिक्स का सब तहस नहस कर देते हैं सब। अब आज नहीं पढ़ाएंगे, अब कल पढ़ाएंगे। अब आज छोड़ दीजिए, आज हमारा कंसंट्रेशन ब्रेक हो गया, आज हम नहीं पढ़ाएंगे। नहीं, ड्रॉबैक अब देखो, अब इसी तरह के क्वेश्चन एज्यूम कर करके पूछोगे कि मोर देन 50%, अरे 50% के ड्रॉबैक है तो ड्रॉबैक तो ओवरऑल विदेशी निवेश का ही ड्रॉबैक है। अब अपने इस दिमाग में बता रहा हूं ना कि दिमाग में खरोच खरोच करके बातों को निकालना शुरू करिएगा, तब तो इतना बात निकलेगा कि हम लोग कुछ पढ़ने लिखने के बदले आपके वही खरोचे हुए क्वेश्चन का ही जवाब देते रह जाएंगे। हम जो बता रहे हैं उसको फिर अब छोड़ दीजिए, आज नहीं बताएंगे, अब कल करेंगे अब फिर इसको। चलिए ठीक है, थैंक यू, आज नहीं करेंगे अब।